नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के मुताबिक मुरादाबाद ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। GSAT-7B को रक्षा अधिग्रहण परिषद से मंजूरी मिली और बात करेंगे भारत के अन्य सैन्य उपग्रहों के बारे में। और सागरमाला परियोजना की शानदार सफलता के 7 वर्ष पूर्ण हुए। वर्ष 1951 से 2015 के बीच उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के सतह के तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की जियो टैगिंग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। नीति आयोग ने निर्यात तैयारी सूचकांक 2021 जारी किया है। इस सूचकांक को नीति आयोग ने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस के साथ मिलकर तैयार किया है। वर्तमान सूचकांक एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का दूसरा एडिशन या संस्करण है। इस सूचकांक के माध्यम से निर्यात को लेकर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की क्षमता तथा उनकी तैयारी का आकलन किया जाता है। इससे भारत की निर्यात उपलब्धियों का एक व्यापक विश्लेषण प्राप्त होता है। साथ ही ये सूचकांक निर्यात के समक्ष विद्यमान चुनौतियों और अवसरों की भी पहचान करता है। EPI राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करने के लिए एक डेटा चालित प्रयास है। ये सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 मुख्य स्तंभों के आधार पर रैंक प्रदान करता है। ये 4 मुख्य स्तंभ हैं: नीति, व्यापार का माहौल, निर्यात का माहौल और निर्यात प्रदर्शन। इन 4 स्तंभों को आगे 11 उप स्तंभों में बांटा गया है। इस सूचकांक के मुख्य निष्कर्षों पर नजर डालें तो EPI के इस दूसरे एडिशन में अधिकांश तटीय राज्य निर्यात के मामले में बेस्ट परफॉर्मर्स रहे हैं। इसमें गुजरात को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु का स्थान है। खास बात यह है कि जो उच्च निर्यात वाले राज्य हैं उनका सकल राज्य घरेलू उत्पाद भी ज्यादा है। इसमें लैंडलॉक्ड राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन हरियाणा का रहा है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब का स्थान है। आपको बता दें कि निर्यात तैयारी सूचकांक का काफी महत्व है, क्योंकि ये निर्यात अनुकूल नीतियां बनाने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। इससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्तर पर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विनियामक ढांचे को आसान बनाने में मदद मिलेगी। ये निर्यात संबंधी प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए रणनीतिक बिंदुओं को पहचानने में सहायता करता है। आपको बता दें कि निर्यात को बढ़ावा देने के समक्ष कई चुनौतियां मौजूद हैं, जैसे कि निर्यात के लिए जरूरी बुनियादी ढांचे में अलग अलग क्षेत्रों के बीच एक क्षेत्र के भीतर असमानताएं मौजूद हैं। सभी राज्यों में व्यापार को बढ़ावा देने की इच्छा शक्ति कमजोर है और यही हाल व्यापार वृद्धि के मामले में भी है। जटिल और विशेष प्रकार के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना का अभाव है। आपको बता दें इन 4 स्तंभों में 20% भारांश नीति को दिया जाता है। इसमें भी निर्यात प्रोत्साहन नीति को 10% और संस्थागत ढांचे को 10% वेटेज है। वहीं 40% भारांश व्यापार माहौल का है। इसमें व्यापार परिवेश के लिए 10%, अवसंरचना के लिए 10%, परिवहन संपर्क के लिए 10% और पूंजी तक पहुंच के लिए 10% योगदान है। 20% भारांश निर्यात माहौल को दिया जाता है, जिसमें कि 5% निर्यात अवसंरचना के लिए है, व्यापार समर्थन के लिए 5% और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना के लिए 10% भारांश है। वहीं निर्यात प्रदर्शन के लिए 20% योगदान है, जिसमें कि ग्रोथ एंड ओरिएंटेशन के लिए 10% और निर्यात विविधीकरण के लिए 10% का वेटेज है। अगली खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP के मुताबिक मुरादाबाद ध्वनि प्रदूषण के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। UNEP ने नॉइज, ब्लेज एंड मिसमैचेस नामक शीर्षक से फ्रंटियर्स रिपोर्ट 2022 जारी की है। इसमें 3 चिंताओं की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। ये चिंताएं हैं अर्बन साउंडस्केप्स यानी शहरों में ध्वनि प्रसार क्षेत्र, वाइल्ड फायर्स यानी वनाग्नि और फोनोलॉजिकल शिफ्ट यानी ध्वनि स्तर में मुख्य बदलाव। इस रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों में कहा गया है कि ध्वनि प्रदूषण से बहुत ज्यादा प्रदूषित शहरों में दक्षिण एशिया के 13 शहर शामिल हैं। इनमें से 5 शहर भारत में हैं और ये हैं मुरादाबाद, कोलकाता, आसनसोल, जयपुर और दिल्ली। सड़क यातायात, रेलवे या मनोरंजक गतिविधियों से पैदा हुए ध्वनि प्रदूषण की चपेट में लंबे समय तक रहना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये समय से पहले मृत्यु, हृदय रोग और मेटाबॉलिक संबंधी बीमारी का कारण बन सकता है। इससे लोगों में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। दुनिया में सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण बांग्लादेश की राजधानी ढाका में दर्ज किया गया है। इसीलिए ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। जैसे कि शुरुआत में ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शामिल किया गया था। बाद में इसके
लिए एक अलग कानून ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण नियम 2000 लाया गया था। हालांकि अभी भी वायु प्रदूषण अधिनियम 1981 के तहत उद्योगों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण को राज्यों या संघ शासित प्रदेशों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा नियंत्रित किया जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB ने नियमों का उल्लंघन करने वालों के लिए 1000 रुपए से 1 लाख रुपए के बीच जुर्माने का प्रस्ताव किया है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 मोटर वाहनों, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स आदि के लिए ध्वनि मानकों को निर्धारित करता है। आपको बता दें कि ध्वनि प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए जा सकने वाले कदम हैं। शहरी क्षेत्रों में वनस्पति आवरण या वेजिटेशन कवर में वृद्धि की जानी चाहिए। राजमार्गों या रेलवे लाइनों के किनारे नॉइज बैरियर्स स्थापित किए जा सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण के बारे में जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। बेसिकली ध्वनि प्रदूषण तब कहा जाता है जब ध्वनि या आवाज या शोर का स्तर लगातार बहुत अधिक या उच्च बना रहता है, तो ऐसी स्थिति को ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके चपेट में आने से मनुष्यों या अन्य जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। और अब बात करेंगे रक्षा क्षेत्र की। GSAT-7B और भारत के अन्य सैन्य उपग्रहों के बारे में। रक्षा मंत्री की अध्यक्षता वाली रक्षा अधिग्रहण परिषद ने GSAT-7B के लिए एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी इनकी खरीद के लिए मंजूरी दे दी है। एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी खरीद का पहला चरण है। GSAT-7B को देश में ही डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जा रहा है। GSAT-7B को अगले 2-3 वर्षों में लॉन्च करने का प्रस्ताव है। ये सेना के उपयोग के लिए एक अत्याधुनिक मल्टी बैंड और सैन्य श्रेणी का उपग्रह होगा। ये सैन्य बल की क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगा। इससे सेना की सूचना संचार क्षमता में कई गुना वृद्धि होगी। ये भारत की नेटवर्क केंद्रित युद्ध क्षमताओं को बढ़ावा देगा और बिना असफल हुए सेना को संचार सुविधा प्रदान करेगा। GSAT-7 श्रृंखला के उपग्रह भूतुल्यकालिक स्थानांतरण कक्षा यानी कि जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट GTO के आधुनिक उपग्रह हैं। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO द्वारा विकसित किया गया है। इनका उद्देश्य रक्षा सेवाओं की संचार आवश्यकताओं को पूरा करना है। GSAT-7 उपग्रह का उपयोग भारतीय नौसेना द्वारा किया जाता है। वहीं GSAT-7A को भारतीय वायुसेना के लिए डिजाइन किया गया है। वर्तमान में भारतीय थल सेना GSAT-7A की 30% संचार क्षमताओं का उपयोग कर रही है। भारत के अन्य सैन्य उपग्रह हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट यानी एमीसेट। ये कौटिल्य नामक एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पैकेज से लैस है। इसमें भूमि पर स्थित रडार को बाधित करने की क्षमता है। ये पूरे भारत में इलेक्ट्रॉनिक रूप से निगरानी करता है। दूसरा है रिसट 2BR-1 सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजिंग उपग्रह। इसमें बहुत उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग मोड सहित अलग अलग मोड में संचालित होने की क्षमता है। अगली खबर अवसंरचना क्षेत्र से। सागरमाला परियोजना के शानदार सफलता के 7 वर्ष पूर्ण हुए। सागरमाला कार्यक्रम को वर्ष 2015 में शुरू किया गया था। ये पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। इसे बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ये भारत की लगभग 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14500 किलोमीटर के नौवहन योग्य जलमार्गों और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर स्थित सामरिक स्थलों का उपयोग कर रहा है। इसका मुख्य विजन बुनियादी ढांचे में न्यूनतम निवेश करके आयात निर्यात और घरेलू व्यापार के लिए लॉजिस्टिक्स लागत को कम करना है। सागरमाला की उपलब्धि और प्रमुख पहलों की बात करें तो इससे सेवा वितरण में गुणवत्ता आने से बंदरगाहों पर कंटेनरों के लिए टर्न अराउंड टाइम में कमी आई है। ये वर्ष 2013-14 के 44.70 घंटे से कम होकर 26.58 घंटे हो गया है। भारतीय बंदरगाहों की वर्तमान कार्गो हैंडलिंग क्षमता वित्त वर्ष 2014-15 के 1052 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 1500 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गई है। स्मार्ट पोर्ट्स यानी लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक सर्विस, RFID समाधान इत्यादि के निर्माण, सेवाओं के डिजिटलीकरण, बाधा रहित डेटा के प्रवाह आदि के माध्यम से बंदरगाहों की दक्षता और व्यवसाय करने की सुगमता में सुधार हुआ है। इसके अलावा समुद्र तट के आसपास औद्योगिक और निर्यात वृद्धि को गति देने के लिए बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। औद्योगिकरण के इस लक्ष्य को 14 तटीय आर्थिक क्षेत्रों के माध्यम से प्राप्त किया जा रहा है। इसके अलावा इस परियोजना के तहत तटीय आबादी के कौशल विकास में सहायता मिली है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना को सागरमाला से जोड़कर 1900 से ज्यादा लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। 1 करोड़ से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। इस परियोजना के तहत बंदरगाहों के आधुनिकीकरण के लिए क्षमता में वृद्धि की गई, नए बंदरगाह विकसित किए गए और दक्षता में सुधार किया गया। वहीं बंदरगाह कनेक्टिविटी के लिए नई सड़क और रेल कनेक्टिविटी प्रदान की गई। सड़क या रेल संरचना में सुधार किया गया। तटीय पोत परिवहन पर ध्यान दिया गया। अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन पर ध्यान दिया गया और लॉजिस्टिक्स पार्क्स विकसित किए गए। बंदरगाह आधारित औद्योगिकरण पर ध्यान दिया गया। इसके
लिए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए गए, तटीय रोजगार क्षेत्र पर ध्यान दिया गया, समुद्री क्लस्टर विकसित किए गए, स्मार्ट औद्योगिक बंदरगाह शहर विकसित किए गए और बंदरगाह आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। वहीं तटीय समुदाय के विकास के लिए कौशल विकास, तटीय पर्यटन परियोजनाएं और मत्स्य बंदरगाहों और मछली प्रसंस्करण केंद्रों का विकास किया गया। अगली खबर जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन से संबंधित है। वर्ष 1951 से 2015 के बीच उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर के सतह के तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। संसद में सरकार द्वारा प्रदान की गई जानकारी के मुताबिक उष्णकटिबंधीय हिंद महासागर में महासागरीय तापन में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें वर्ष 1951-2015 की अवधि में समुद्री सतह के तापमान में लगभग 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हुई है। ये तापमान बढ़ोतरी औसतन 0.15 डिग्री सेल्सियस प्रति दशक की दर से हुई है। पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री हीट वेव्स में 4 गुना वृद्धि हुई है। बंगाल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में हीट वेव्स में 2 से 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। समुद्री या मरीन हीट वेव का मतलब है समुद्री जल के तापमान में असामान्य बढ़ोतरी। ये तब उत्पन्न होता है जब समुद्री जल का तापमान लगातार 5 दिनों तक सामान्य से अधिक हो जाता है। हिंद महासागर में समुद्री हीट वेव्स के लिए उत्तरदायी है। हिंद महासागर में सतही जल के गर्म होने और प्रशांत महासागर में अल नीनो की घटनाओं की प्रतिक्रिया में समुद्री हीट वेव्स उत्पन्न होते हैं। स्थानीय रूप से जब सौर विकिरण की मात्रा बढ़ जाती है और कमजोर पवन प्रवाह के कारण इवेपोरेटिंग कूलिंग में गिरावट आती है तो मरीन हीट वेव का निर्माण होता है। सामान्य तौर पर महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखीय क्षेत्रों से गर्म जल को उत्तर की ओर पहुंचाती हैं। हालांकि जब पश्चिमी हिंद महासागर में पवनें कमजोर हो जाती हैं, तो गर्म जल इस क्षेत्र से बाहर नहीं हो पाता है। इसके चलते भी समुद्री या मरीन हीट वेव उत्पन्न होती हैं। समुद्री हीट वेव के प्रभाव ये होते हैं कि इससे मध्य भारत में मानसूनी वर्षा में कमी आ जाती है और दक्षिणी प्रायद्वीपीय क्षेत्र में मानसूनी वर्षा में वृद्धि हो जाती है। समुद्री हीट वेव्स लगातार कुछ दिनों तक महासागर के गर्म होने की स्थिति है। इनका समुद्री जीवन और मानव समाज पर व्यापक प्रभाव पड़ता है, जैसे कि ये चरम मौसम को बढ़ावा देती हैं। इससे जल गर्म हो जाता है और उष्णकटिबंधीय तूफानों और हैरिकेन में वृद्धि होती है। इसके अलावा बढ़ता महासागर दबाव है, इससे स्तर का विन्यास होता है, अम्लीकरण होता है और डीऑक्सीजनेशन होता है। वहीं जैव विविधता और पर्यावास को हानि होती है। पर्यावास विखंडन, खाद्य जल में बाधाएं और प्रजातिगत प्रवास होता है। सामूहिक मृत्यु होती है। इससे आर्थिक रूप से काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है, क्योंकि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियों की मृत्यु दर में वृद्धि होती है। पूर्व औद्योगिक समय की तुलना में 10 गुना तीव्रता आई है। पिछले 10 वर्षों में समुद्री हीट वेव्स में 50% की वृद्धि हुई है और वर्ष 2100 तक 20 से 50 और अधिक समुद्री हीट वेव्स आने की संभावना है। अगली खबर बैंकिंग क्षेत्र से। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स की जियो टैगिंग के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है। इस फ्रेमवर्क के अनुसार बैंक और गैर बैंक पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स सभी पेमेंट टच पॉइंट्स, ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को कैप्चर करेंगे। वे देश भर में स्थित अपने सभी पेमेंट टच पॉइंट्स की सटीक अवस्थिति यानी लोकेशन के लिए एक रजिस्ट्री बनाए रखेंगे। इसमें व्यापारी से संबंधित जानकारी और भुगतान स्वीकृत करने के लिए स्थापित बुनियादी ढांचे का विवरण शामिल होगा। इस प्रकार के बुनियादी ढांचे में शामिल है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स, क्यूआर कोड आदि, पीओएस टर्मिनल्स जैसे कि मोबाइल पीओएस, सॉफ्ट पीओएस, टैबलेट पीओएस, डेस्कटॉप पीओएस आदि सहित और पेपर आधारित या सॉफ्ट क्यूआर कोड की जियो टैगिंग से जुड़ी सूचना भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत की जाएगी। आपको बता दें कि भुगतान प्रणाली में जियो टैगिंग का मतलब है पेमेंट टच पॉइंट्स के ज्योग्राफिकल कोऑर्डिनेट्स को कैप्चर करना। ये टच पॉइंट्स व्यापारियों द्वारा अपने ग्राहकों से भुगतान प्राप्त करने के लिए स्थापित किए जाते हैं। इस जियो टैगिंग का लाभ ये होगा कि अब भुगतान स्वीकृत करने के लिए स्थापित बुनियादी ढांचे आदि की उपलब्धता की रियल टाइम में निगरानी की जा सकेगी। इससे अब आसानी से विभिन्न स्थानों पर डिजिटल भुगतान की पैठ और डिजिटल अवसंरचना के घनत्व का पता लगाया जा सकेगा। इसके चलते पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के वितरण में स्थानीय स्तर पर किसी कमी का पता लगाकर और नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से उसे दूर किया जा सकेगा। ये कदम और अधिक पेमेंट टच पॉइंट्स को स्थापित करने की संभावना की पहचान करने में मदद करेगा। साथ ही ये डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को भी सुगम बनाएगा। और आइए बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों की। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची। भारत के औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण ने अनुसूचित दवाओं के मूल्य में 10.7% की वृद्धि को स्वीकृति प्रदान की है। इसकी वजह से नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में शामिल 800 से अधिक दवाओं के मूल्य में वृद्धि होगी। और आइए अब आपको बताते हैं NLEM के बारे में। NLEM के तहत परिभाषित सभी आवश्यक दवाओं को औषधि मूल्य नियंत्रण आदेश 2013 के तहत शेड्यूल्ड फॉर्मुलेशन के रूप में माना जाता है।
इसके संबंध में अन्य तथ्य हैं कि सरकार द्वारा हाल ही में सूचित किया गया है कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत देश भर में 8,600 से अधिक जन औषधि केंद्र कार्यरत हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना फार्मास्यूटिकल विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसके माध्यम से जन औषधि केंद्र के माध्यम से जनता को सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। मर्कोसुर, यूक्रेन और रूस के बीच जारी संघर्ष के चलते भारत कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात के लिए मर्कोसुर देशों के साथ एक दीर्घकालिक अनुबंध के लिए प्रयासरत है। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण ने कच्चे सूरजमुखी तेल के आयात को बाधित किया है, जिससे खाद्य तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इसके लिए भारत को मर्कोसुर देशों से सूरजमुखी के तेल पर आयात शुल्क को कम करने की जरूरत होगी। साथ ही भारत को वर्ष 2004 में लैटिन अमेरिकी देशों के समूह के साथ हस्ताक्षरित मौजूदा प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत सख्त परीक्षण आवश्यकताओं को भी समाप्त करने की आवश्यकता पड़ सकती है। मर्कोसुर की स्थापना वर्ष 1991 में हुई थी। ये लैटिन अमेरिकी देशों का एक व्यापारिक समूह है, जिसमें अर्जेंटीना, ब्राजील, पराग्वे और उरुग्वे शामिल हैं। प्योर टाइम प्रेफरेंस थ्योरी, ये एक आर्थिक सिद्धांत है जिसके द्वारा ब्याज की प्रक्रिया को समझाने का प्रयास किया जाता है। ये सिद्धांत अमेरिकी अर्थशास्त्री फ्रैंक फेटर द्वारा 20वीं शताब्दी में अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स के माध्यम से दिया गया था। इसके अनुसार ब्याज तब उत्पन्न होता है जब भविष्य की वस्तुओं के लिए वर्तमान वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है, क्योंकि लोग अन्य सभी चीजों को समान मानते हुए भविष्य की वस्तु पर वर्तमान वस्तुओं को प्राथमिकता देते हैं। यदि कोई व्यक्ति भविष्य की खपत पर तत्काल खपत को प्राथमिकता देता है तो उसे तत्काल समय को उच्च वरीयता देने वाला कहा जाता है। वहीं इसके विपरीत कार्य करने वाले व्यक्ति को समय को निम्न वरीयता देने वाला कहा जाता है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम, भारतीय उद्यमिता संस्थान ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये समझौता कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्वावधान में स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम के प्रभाव को बढ़ाने के लिए किया गया है। स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक उपयोजना है। इसका उद्देश्य ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करना, विशेष रूप से बेरोजगार ग्रामीण लोगों के लिए स्वरोजगार के अवसर विकसित करना, सामुदायिक संसाधन व्यक्ति उद्यम संवर्धन यानी CRP-EP के ग्राम स्तरीय कैडर के एक समूह को प्रशिक्षित करके स्थानीय संसाधनों का विकास करना है। अटल इनोवेशन मिशन तथा हर एंड नाउ के बीच साझेदारी, नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और GIZ की सहायता से शुरू प्रोजेक्ट हर एंड नाउ ने भारत में महिला उद्यमियों के लिए लिंग आधारित बाधाओं को समाप्त करने के लिए आपसी सहयोग का निर्णय लिया है। अटल इनोवेशन मिशन और हर एंड नाउ के बीच साझेदारी से AIM इंक्यूबेटर्स और इनोवेशन सेंटर्स को विंक्यूबेट ट्रेनिंग प्रोग्राम उपलब्ध होगा और उन्हें लिंग केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने में सहायता मिलेगी। विंक्यूबेट ट्रेनिंग प्रोग्राम को हर एंड नाउ द्वारा एक भारतीय NGO धृति द करेज विदिन के साथ मिलकर विकसित किया गया है। ये वर्ष 2019 से देश में कार्यान्वित महिला उद्यमिता सहायता कार्यक्रमों की सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारित है। ई-संजीवनी, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा द्वारा अब तक 3 करोड़ से अधिक लोगों ने टेली परामर्श सेवा का लाभ प्राप्त किया है। टेलीमेडिसिन सेवा प्लेटफॉर्म ई-संजीवनी और ई-संजीवनी OPD को वर्ष 2019 में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC द्वारा विकसित किया गया था। ई-संजीवनी एक डॉक्टर टू डॉक्टर टेलीमेडिसिन प्रणाली है। इसे भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के तहत राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके तहत सभी 1.5 लाख स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर टेली कंसल्टेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रस्थान अपतटीय सुरक्षा अभ्यास, पश्चिमी नौसेना कमान द्वारा मुंबई तट से दूर अपतटीय विकास क्षेत्र में प्रस्थान नामक एक अपतटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया। मैसूर घोषणा पत्र 2022, मैसूर घोषणा पत्र के अनुसार विश्वविद्यालय सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। साथ ही वे SDGs की प्राप्ति के लिए एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के नेटवर्क के माध्यम से अपनी सर्वोत्तम कार्यप्रणाली को साझा करेंगे। SDGs को वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा गरीबी को समाप्त करने, पृथ्वी की रक्षा करने और वर्ष 2030 तक सभी लोगों को शांति और समृद्धि के लाभ प्रदान करने के लिए अपनाया गया था। रफ टूथ डॉल्फिन, लक्षद्वीप में पर्यावरण और वन विभाग के एक शोध दल द्वारा भारतीय जल क्षेत्र में पहली बार जीवित रफ टूथ डॉल्फिन यानी स्टेनोब्रेडिनेंसिस को देखा गया।
ये डॉल्फिन पूरे विश्व में उष्णकटिबंधीय और गर्म शीतोष्ण जल में पाई जाती है। हालांकि इसके संबंध में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। इसकी लंबाई 8.5 फीट तक होती है। इसके शरीर का रंग धूसर यानी ग्रे, होठ और गला सफेद और पेट धब्बेदार होता है। IUCN की लिस्ट में इसे लीस्ट कंसर्न की सूची में रखा गया है और ये साइट्स के परिशिष्ट 2 में शामिल है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित दूरी बनाए रखिए, मास्क पहनिए, हाथ और चेहरा साफ रखिए और अगर आपको हमारा कंटेंट और खबरें पसंद आ रही हैं तो इसे अन्य लोगों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।